दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा में मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज़ाद एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया सेगमेंट लेकर। इस सेगमेंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ व्यू। इस प्रोग्राम में मैं आपके सामने जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखूँगा। मैं किन खबरों के बारे में क्या सोचता हूँ या हमारे आसपास होने वाली जो घटनाएं हैं जो समाज में हो रही हैं उनके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। हो सकता है आप उसमें मेरे साथ सहमत हों, हो सकता है असहमत हों। मैं आपकी सहमति और असहमति दोनों का स्वागत करूंगा। तो आज का जो पहला एपिसोड पॉइंट ऑफ व्यू में मैं रखने जा रहा हूँ, इसमें कुछ चीज़ें अभी हाल फिलहाल हमारे आसपास हुई। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स दिमाग में घूम रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो मेरे दिल को चोट पहुंचा वो ये पहुंचा कि आज पूरे देश में एक ख़ास पार्टी जो कि सत्ता में बैठी हुई है, वो और उनके गुर्गे मिलकर इस देश में एक इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आपस का सौहार्द, आपस का प्यार, आपस की संस्कृतियों में टकराव, धार्मिक उन्माद, ये सब चीज़ें ये पार्टी ला रही है। और बदकिस्मती से इस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। कुछ लोग इसे भारतीय झूठा पार्टी भी बोलती है, भारतीय जेब कतरा पार्टी भी बोलते हैं, कई तरीके के नाम रखे हुए। लेकिन जो मुझे लगता है आसपास होने वाली घटनाओं में, इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो इसी पार्टी से आता है। इनके बड़े क्लियर फंडे हैं। क्लियर फंडे क्या हैं कि आज मैं सुन रहा था 27 सितंबर 2025 को मैं ये सुन रहा था कि इनका एक दावा है कि जब से ये सरकार आई है कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा नहीं जा सका इस सरकार का। लेकिन इस बात पर किसी ने जोर नहीं दिया कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे जो ओपोजिशन में थे उन सबको तो इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया, तो भ्रष्टाचार पकड़ा कैसे जाए। कितने ही नेताओं को महाराष्ट्र में, आसाम में, मतलब अलग अलग जगहों पर इन्होंने ऐसा ही किया, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। चलो वो तो राजनीति है, सब करते हैं, कांग्रेस भी यही करती होगी जैसे ये कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक बहुत गलत काम ये कर दिया कि जो देश के होनहार हैं, जो देश के सपूत हैं, जो इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, इस देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले हैं, ऐसे लोगों को इन्होंने देशद्रोही घोषित करना शुरू कर दिया। एक ये इस तरीके की परंपरा डाल रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में कोई भूल कर भी देश प्रेम का काम ना करे, तन मन धन इस देश को ना दे, इस देश की जितनी मिट्टी पलीत कर सके उतना अच्छा इनको ऐसे लोगों की दरकार है। मैं नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा सोनम वांगचुक का, जिन्होंने लद्दाख के लिए ही नहीं, इस देश की सेना के लिए, इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, देश के छात्रों के लिए पता नहीं कितने ही काम किए। इनकी प्रसिद्धि यहाँ तक पहुँच गई कि इनके जीवन से प्रेरित होकर आमिर खान ने एक फ़िल्म बना डाली जिसका नाम था 3 इडियट। वो 3 इडियट का जो फार्मूला था, आपने वो फिल्म देखी होगी, नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए। आप मुझे जहाँ भी सुन रहे हैं, चाहे अफ़गानिस्तान में, चाहे पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में,
इस माध्यम के वजह से मैं आपके देश का भी नागरिक हूँ। मैं अपने देश का तो नागरिक हूँ ही, लेकिन एक इस प्लानिटरी सिटीज़नशिप की एक मेरी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को लेते हुए मैं आप लोगों के सम्मुख आया हूँ ये अपना प्रोग्राम लेके, जिसका नाम है व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन्होंने एक पूरा षड्यंत्र रच के उसको वेट एंड वॉच करके घेरने की कोशिश इन्होंने शुरू कर दी। और वो जो सज्जन है सोनम वांगचुक, उन्होंने बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से गांधी के नियमों पे चलते हुए, और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मोदी भी उसी राज्य से आता है जिस राज्य से महात्मा गांधी आए थे। ये सत्य और झूठ का गुजरात में दोनों तरफ का पेंडुलम आ गया है एक ही राज्य से। तो सोनम वांगचुक ने जो अपना आंदोलन खड़ा किया, इस बात से वो आंदोलन खड़ा हुआ कि ये जो रंगा और बिल्ला यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये चुनाव से पहले वहाँ पर वादा करके आए थे कि लद्दाख को छठी सूची में शामिल करेंगे और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन इन दोनों रंगा बिल्ला को इस सरकार में आए हुए 11 साल हो गए, लेकिन इन्होंने लद्दाख की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। सोनम वांगचुक ने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, बहुत सारे ईमेल्स किए, कम्युनिकेशन का हर माध्यम चुना जहां पे कि वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सके कि आपने वादा किया था, इस वादे को पूरा कीजिए। लेकिन जिन्होंने नहीं करना तो उन्होंने नहीं करना। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरा एक ट्विटर हैंडल है, वो उसका नाम भी आज़ाद काटा है। वहाँ पर मैं समय समय पर न्यूज़ की समीक्षा करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, आप उसको भी फॉलो कीजिए। साथ ही साथ फेसबुक पे मेरा पेज है जिसका नाम है आज़ाद काटा, उस पर भी मैं जो दुनिया भर के जो आर्टिकल्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, फिल्म्स हैं, लाइव शोज़ हैं, वो इस तरीके के डालता रहता हूँ जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन हो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट सब डालता हूँ। वहाँ भी आप उसको, इस पेज को फॉलो कीजिए। तो वहाँ भी मैंने सोनम वांगचुक के बारे में बहुत कुछ लिखा और डाला हुआ है। तो सोनम वांगचुक ने शांति प्रिय तरीके से भूख हड़ताल करते हुए कई भूख हड़ताल की, पूरा लद्दाख उनके पीछे हुआ, लेकिन ना तो नरेंद्र मोदी ना अमित शाह इस मामले को लेकर सीरियस हुए। जब सोनम वांगचुक ने कई अटेम्प्ट कर लिए, कई कोशिशें कर ली, तो जो लोग सोनम वांगचुक के कहने में थे कि हमें शांतिप्रिय तरीके से करना है, वो उकता गए। भाई, हर चीज़ की कोई लिमिट होती है। आप कितनी एक चीज़ को रबड़ की तरह कहाँ तक खींचेंगे? आप उसको कहीं ना कहीं तो उसका डिज़ास्टर पॉइंट आएगा। तो अभी हाल में जो 3-4 दिन पहले रोष हुआ वहाँ के युवा शक्ति का, उन लोगों ने जितनी प्रशासनिक चीज़ें थी उनको नुकसान दिया। हालांकि ऐसा करके कुछ हासिल तो नहीं होना था, पर उनका अपना एंगर था, उनका अपना गुस्सा था। वो उस गुस्से को जाहिर करते हुए उन्होंने बीजेपी का दफ्तर भी जला दिया। लेकिन इस आक्रोश को, इस उद्वेलता को अमित शाह इंतज़ार कर रहा था कि ये कब हो, और जब ये हो तो हम इसी गलत काम के नाम पे सोनम वांगचुक को शिकंजे में ले लें। ठीक इसी तरीके से इन्होंने पंजाब के अमृतपाल सिंह को भी शिकंजे में लिया।
सेम फार्मूला है। ये हर उस व्यक्ति को सिर्फ इसी फार्मूले से अपने चुंगल में लेते हैं और फिर को ऐसी डेस्टिनेशन जेल में डाल देते हैं जहाँ पे उसके परिवार वाले, उसके राज्य वाले, उसके अनुयायी, उसके फॉलोअर पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर ऐसी धाराएं लगा देते हैं देशद्रोह की कि उसकी ज़मानत ही ना हो। मैं नाम यहाँ लेना चाहूँगा उमर खालिद का, जो कि एक स्टूडेंट था, उसने प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट की सज़ा उसको 5 साल से जेल में डाल रखा है। यूएपीए की धारा डाल रखी है उसके ऊपर और 5 साल से उसका ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ है। तो अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी का ये बहुत पुराना फार्मूला है और इस फार्मूले को लेकर ये सक्सेस होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी विरोधी हैं उनको ये अकेला कर देते हैं। पहले वो इंतज़ार करते हैं शिकारी की तरह, उसको उकसाते रहते हैं। अब कहीं ना कहीं आदमी फ्रस्ट्रेटेड होगा, उकसाए में आएगा। जब वो उकसाए में आएगा तो उसके ऊपर उल्टी सीधी धाराएं लगाकर उसको बंद कर देते हैं और फिर उसको ऐसे डेस्टिनेशन जेल में भेज देते हैं जहाँ पर उसके परिवार वालों को बहुत सारा पैसा खर्च करके वहाँ पहुँचना पड़े, मर गया जी गया पता चल सके। उसके फॉलोवर्स को इतना अलग कर देते हैं कि वो जो भी इस काम को करने के लिए, देश के उत्थान के लिए काम करने के लिए जिस जज्बे से लगा था, उस जज्बे को तोड़ना ये दोनों रंगा और बिल्ला शुरू कर देते हैं। अब ये रंगा और बिल्ला आए कैसे इस सरकार में? आए ऐसे कि इन्होंने वोटों की चोरी करवाई आयोग में। सबसे पहले तो जो आयोग का जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उसको चुनने के लिए पहले प्रावधान क्या था इस संविधान में कि एक सत्ता पक्ष का प्रमुख, एक विपक्ष का प्रमुख और एक न्यायपालिका का प्रमुख, ये 3 जो होंगे उनके सामने प्रस्ताव आएंगे। वो तीनों आपसी सहमति से उस प्रस्ताव में से जो आए हुए प्रस्ताव हैं किसी एक ईमानदार आदमी को चुनाव आयुक्त चुनेंगे। लेकिन रंगा बिल्ला तो ये नहीं चाहते थे। रंगा बिल्ला ने क्या किया? कानून को बदल दिया। कानून को क्या बदला कि चुनाव आयुक्त को पास करने के लिए एक सत्ता पक्ष का, एक विपक्ष का और एक सत्ता ही पक्ष का कैबिनेट लीडर। तो इससे मुकाबला क्या हो गया? 2 और 1 का। पहले तीनों का आपस में मुकाबला था, 1 पे 1, लेकिन अब 2 पे 1 का। तो भाई अगर सत्ता पक्ष के 2 लोग उस चयन आयोग में है तो विपक्ष का लीडर उसमें क्या बोल सकता है? वो कहेंगे ठीक है तुम्हारी राय नहीं है तो ना हो, हमने इसको चुन लिया। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता इसी कानून के तहत यहाँ लाया नहीं गया, यहाँ फिक्स किया गया। और फिर अगला कानून क्या लाए कि जी चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं कर सकता। ये भी कानून लेकर आए। अब सोचिए कि कितना इन्होंने मतलब दिमाग लगा के ये इन्होंने काम किया ताकि ये कहीं हार ना सकें, चुनाव ना हार सकें। उस ज्ञानेश कुमार ने क्या किया कि नकली वोट क्रिएट किए, झूठे वोट क्रिएट किए, असली वोट डिलीट किए, नकली वोट वहाँ पर फिक्स किए और इस तरह से धांधली करके ये लोकसभा की जहाँ पे सरकार चुनी जाती है वहाँ पर इन्होंने धांधली करके अपनी सरकार बनवा ली। 400 पार का नारा ये इसी वजह से लगा रहे थे। अगर अरविंद केजरीवाल ने ये चोरी ना पकड़ी होती, फिर उसके ऊपर राहुल गांधी का इस पे ध्यान ना गया होता और विश्लेषण ना किया होता, तो ये किसी को पता नहीं लगना था कि ये कितनी गंदी धांधली ये रंगा और बिल्ला ने की है।
मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये रंगा बिल्ला सिर्फ हमारे देश में नहीं है। आप कहीं ये सोचते हो कि भारत में हो ना, सेम यही रंगा बिल्ला श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश में भी है, नेपाल में भी है, पाकिस्तान में भी है। और देखने वाली बात आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू में मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, आप फोकस कीजिए कि सबसे पहले जो दंगा और फसाद सरकार के खिलाफ हुआ हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, वो था श्रीलंका। श्रीलंका को किसी तरीके से वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं उन्होंने संभाला, किसी तरीके से वो पटरी पे ला रहे हैं। अभी तक पटरी पे आया नहीं है, अभी पटरी पे आना है उसको। अभी वो आया नहीं, उधर बांग्लादेश का शुरू हो गया। बांग्लादेश में फिर वही रंगा और बिल्ला वाली कहानी। शेख हसीना बिल्कुल धांधली करके बार बार वही आ जाती थी और बाकी किसी को, विपक्ष को साफ कर दिया था, विपक्ष के लोगों को आने नहीं देती थी। सेम यही ट्रीटमेंट। तो वहाँ की जनता ने विद्रोह किया और कहाँ आई वो छुपने के लिए? मेरे देश भारत में। और किसने पनाह दी? यहाँ के रंगा बिल्ला ने। वहाँ के रंगा बिल्ला को यहाँ के रंगा बिल्ला ने पनाह दी। दिस इज़ पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बांग्लादेश संभला ही नहीं, अभी वहाँ ये सब चीज़ें कैलकुलेट की जा रही हैं। वहाँ के लोग आपस में माथापच्ची कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेपाल में हो गया। नेपाल में क्या हुआ? वहाँ भी यही गेम था, रंगा बिल्ला। वहाँ के रंगा बिल्ला, वो 3 लोग थे, घूम घूम के वही बनते थे, चौथा किसी को बनने नहीं देते थे। उन्होंने अपनी पार्टी में नियम बदल दिए थे, शर्तें बदल दी थी। जैसे नरेंद्र मोदी ने यहाँ अपनी पार्टी में 11 साल पहले कहा कि 75 साल के बाद कोई लीडर नहीं बनेगा, तो अडवाणी और जोशी दोनों को कहाँ भेज दिया? वो मार्ग प्रशस्ति केंद्र में, कि भाई ये मार्ग निर्देशन करेंगे हमारा। उनकी कैरियर ख़त्म कर दिए और खुद आगे आ गया। अभी इसी सितंबर में ये नरेंद्र मोदी 75 साल का हो गया, तो एक 10 दिन पहले शोर मचना शुरू हो गया कि क्या वो त्याग पत्र देंगे प्रधानमंत्री। मैं तो जानता था कि ये वो आदमी नहीं है, ये गिरगिट है, गिरगिट, एकदम से रंग बदलने वाला गिरगिट। सोचिए, इमरजेंसी में एक सिख का भेष बना के गिरगिट की तरह छुपता फिरा, शादी कर ली। शादी करने से पहले मना नहीं किया, शादी हो जाने दी। जब शादी हो गई उसके बाद गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। देश की वजह से मैं अपना घर परिवार छोड़ रहा हूँ। ये तो कोई बताए कि नरेंद्र मोदी ने देश की प्रगति के लिए इन सब सालों में किया क्या? क्या कोई आविष्कार किया? क्या कोई खोज की? क्या इस देश के लिए प्राण दे दिए? एक भी नहीं। नरेंद्र मोदी की हिस्ट्री देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। इसने गुजरात की वो सीट जहाँ से हिरेन पांड्या कभी हारता नहीं था, उस सीट से लड़ने के लिए हिरेन पांड्या को मरवा दिया। ऐसा हिस्ट्री शीटर है। और ये क्यों त्यागपत्र देगा अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी से? क्योंकि जिस दिन इसने अपना त्यागपत्र दिया उसके अगले दिन इस पर लॉट्स ऑफ FIRs हो जाएंगे। बचेगा नहीं, हथकड़ियाँ डल जाएंगी। कई 100 साल की ताउम्र जेल हो सकती है और कई बार की फांसियाँ इसको मिलेंगी। जज लोया, वो जो मर गया जज, मार दिया गया उसको, अभी तो तफ्तीश ही नहीं हुई। गौरी लंकेश, कितनी हत्याएं नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह के सिर पर मड़ी हुई हैं। जिस दिन ये हटेंगे उस दिन इनके ऊपर इतनी कार्रवाई होगी। सोचिए, भारत को छोड़ो यार, अमेरिका से अदानी के लिए एक वारंट आया, वो वारंट ये उस तक पहुंचने नहीं दे रहे, अदानी तक।
इस तरीके का इन्होंने एक गठजोड़ बना लिया है जिसे कहते हैं कि अली बाबा और 40 चोर। तो अली बाबा तो ये रंगा और बिल्ला हैं, और 40 चोरों में वो सारे सांसद हैं जो जेल जाने के डर से भागकर बीजेपी ज्वाइन कर गए। वो सारे 40 चोर हैं, और वो सारे 40 चोरों की जमात ने इस देश को लूटने में, खसोटने में, चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अब एक आम आदमी बेचारा कर भी क्या सकता है? एक आम आदमी जाके आरटीआई में लगा सकता है, सवाल कर सकता है। वो आरटीआई भी इन्होंने कई जगह से काट दी। आज आप आरटीआई डाल के देखो, आपको किसी आरटीआई का जवाब नहीं मिलेगा। ऐसा गोलमोल जवाब मिलेगा कि घूमते रहो, पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है दोस्तों, कि ये देश अब उस तरफ जा रहा है जहाँ पे जो भी देशभक्ति दिखाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको देशद्रोही साबित करने की सारी कोशिशें की जाएंगी। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? क्या हमको चुपचाप बैठ जाना चाहिए, या हमें और उपाय ढूंढने चाहिए कि ये काम ना हो आगे से, या हमें विरोध करना चाहिए? तो इस सब के बारे में मैं आपकी राय अपने इस प्रोग्राम में जानना चाहता हूँ। मेरा ये जो प्रोग्राम है ये आज़ाद का अड्डा यूट्यूब चैनल पे बार बार आपको पॉइंट ऑफ व्यू के नाम से आता रहेगा। मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी हों तो लाइक कीजिए, और अच्छी लगें तो शेयर कीजिए, और अगर बहुत 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 अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। पिछले 7 सितंबर से और आज 27 सितंबर तक आपका भरपूर प्यार मिला है मेरे को, भरपूर। मैं सिर्फ 97 सब्सक्राइबर पर बैठा था, और आज मैं 529 सब्सक्राइबर्स पर हूँ। ये वो प्यार है जो आप मुझे दे रहे हैं, और मैं इस प्यार को तहे दिल से स्वीकार कर रहा हूँ, अपने सिर माथे रख रहा हूँ। और आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मेरे इस प्रयास को आगे बढ़ने में अपनी आज्ञा दी, अपनी अनुमति दी। इसके लिए मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूँगा। लेकिन इस दौड़ को ख़त्म मत हो जाने दीजिए। मेरे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, चाइना, जहाँ भी भारतीय लोग बैठे हैं उन सबको मेरा सलाम है। आप अपने अपनी जहाँ जगह बैठे हैं आप ईमानदारी से काम कीजिए, और देश की भलाई के लिए काम कीजिए। देश को खड़ा करने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं, छोटे से छोटा योगदान, वो आप कीजिए, जिससे ये देश वापस महान हो। क्योंकि पिछले 11 साल से ये देश अपनी महानता खोता जा रहा है, जिसका मुझे बहुत दुख है। इसी के साथ आज का मैं ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रोग्राम यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जल्दी आपके सामने फिर आऊँगा नए समाचारों के ऊपर अपना एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। नमस्कार।